welcome back to Law Vista. In this video, we are studying section 13 of Specific Relief Act. इसके पहले हमने सेक्शन 12 को पढ़ा था. अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए. तो सेक्शन 13 में बात होती है राइट्स ऑफ परचेजर्स और लेसीज अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल. यानी कि यहाँ पर एक पर्सन है जो एक प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है या फिर लीज पर दे रहा है, और अगला पर्सन जो है वो उसे खरीद रहा है या फिर लीज पर ले रहा है. यानी यहाँ पे परचेजर और लेसी की बात हो रही है, साथ ही साथ वेंडर और लेसर की बात हो रही है. वेयर a person contracts to sell or let certain immovable property having no title or only an imperfect title. जब एक पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जिसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करेगा या फिर लेट करेगा, ऐसे केस में उसके पास में या तो टाइटल ही नहीं है या फिर जो टाइटल है वो कंप्लीट नहीं है, इम्परफेक्ट टाइटल है. तो ऐसे केस में जो हमारा परचेजर होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है या फिर लीज पर ले रहा है, उसके पास में कौन कौन से राइट्स होते हैं. तो उसके पास में ये जो नीचे हमारे पास में A, B, C और D में बताया गया है वो सारे राइट्स एक परचेजर और लेसी के पास होते हैं. सबसे पहला राइट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद जो हमारा वेंडर है यानी जिसने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके पास में राइट्स आ जाते हैं. यानी जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा था उस टाइम पे उसके पास राइट्स नहीं थे, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लेता है उसके बाद में उसके पास में कोई राइट आता है तो हमारा जो परचेजर है वो उसे कंपेल कर सकता है, उसको उसके ऊपर ये दबाव बना सकता है कि अब जब आपके पास में राइट्स आ गए हैं तो आप मुझे प्रॉपर्टी का प्रॉपर जो ट्रांसफ़र है वो करके दो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेसिफिकली परफॉर्म करो. दूसरा, वेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन और कन्वेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी. जब एक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पास में यानी सेलर के पास में है, बट जो प्रॉपर्टी उसके पास में है उस प्रॉपर्टी के लिए उसे किसी थर्ड पर्सन से कॉन्करेंस या कन्वेंस लेना है, तो वो जो हमारा परचेजर है वो उसे कंपेल कर सकता है कि जो कॉन्करेंस या कन्वेंस आपको थर्ड पार्टी से लेना है, और जो थर्ड पार्टी है वो भी बाउंड है उसे देने के लिए, ऐसा नहीं कि वो मना कर सकती है. तो ऐसे केस में जो हमारा परचेजर है वो उसे कहेगा कि आप वो कॉन्करेंस और कन्वेंस लेकर आओ और मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करो कंप्लीटली. ये कब हो सकता है, जब समझ लो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो हुई है लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, कन्वेंस बाकी है. तो ऐसे केस में थर्ड पर्सन से कन्वेंस लिया जाए या कॉन्करेंस लिया जाए, इसका कंपेल परचेजर कर सकता है. तीसरा, वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी. जब वेंडर है जो हमारा सेलर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी तो फ्री है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये कहीं पे भी गिरवी नहीं रखी हुई है, कोई मॉर्गेज नहीं है इसके ऊपर. उसके बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज की हुई है और जो मॉर्गेज अमाउंट है वो सेल अमाउंट से कम है. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने सेल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सेल का अमाउंट है 5 lakhs. 5 lakhs में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, बट बाद में ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है. मॉर्गेज का अमाउंट क्या है, 4.5 lakhs. जब मॉर्गेज का अमाउंट सेल अमाउंट से कम हो तो जो हमारा परचेज़र है वो सेलर को कंपेल कर सकता है कि आप जो मॉर्गेज है उसको रिडीम करो और एक वैलिड डिस्चार्ज लेकर प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करो. साथ ही साथ अगर कन्वेंस लेना है मॉर्गेजी के पास से, तो अब कन्वेंस मॉर्गेजी के पास से कब होगा, जब हमने मॉर्गेज पढ़ा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, वहाँ पे हमने मॉर्गेज की डिफरेंट काइंड्स पढ़े हैं, जिसमें मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कुछ मॉर्गेज ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दी जाती है मॉर्गेजी को. उसके बाद जब मॉर्गेज अमाउंट दिया जाएगा तो फिर मॉर्गेजी वापस से उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर को ट्रांसफ़र करेगा. तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई तो यानी डॉक्यूमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो गए, उस टाइम पर कन्वेंस लेना पड़ता है मॉर्गेजी के पास से. तो ये उसी केस की बात कर रहा है. उसके बाद में डी क्लॉज क्या कहता है, वेयर द वेंडर और लेसर सूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस्ड. तो जो हमारा परचेजर है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर के साथ. सेलर इसे कहता है
कि आप जो है मेरी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे 5 लाख में, और जो 5 लाख है उसमें से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ परचेज़र ने ऑलरेडी उसे दे रखे हैं। उसके बाद में परचेज़र क्या कहता है कि अब मैं ये प्रॉपर्टी आपसे नहीं खरीदूंगा, परचेज़र उसे मना कर देता है। अब सेलर जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाके कहता है कि जो कोर्ट है वो डायरेक्ट करे परचेज़र को कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, यानी कि सेलर के पास से ये प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में खरीद ले। बट क्या होता है, जो सूट है, जो सेलर ने सूट फाइल किया है कोर्ट में, वो सूट डिसमिस हो जाता है। और डिसमिस कौन से ग्राउंड पे होता है कि जो सेलर है उसी के पास इम्परफेक्ट टाइटल है, टाइटल नहीं है। जो सेलर जो कोर्ट में आया है उसके पास खुद ही कोई परफेक्ट टाइटल नहीं या फिर इम्परफेक्ट टाइटल है। तो जब ऐसे केस में सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है, वो सूट जो सेलर ने खुद ही इंस्टीट्यूट किया है कोर्ट में, तो फिर परचेज़र के पास में कौन कौन से राइट होते हैं ये हमें क्लॉज डी बताता है। तो परचेज़र के पास में राइट है रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट। जैसा कि हमने देखा इसने 1 लाख रुपए पहले दे दिए थे, वो डिपॉजिट परचेज़र सेलर से वापस मांग सकता है इफ़ एनी विथ इंटरेस्ट देयरऑन, और उस डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट लगाकर परचेज़र उसे सेलर के पास से लेगा। टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट, जो सूट को डिफेंड करने में परचेज़र का जो भी कॉस्ट लगा है वो सारा कॉस्ट सेलर से मांगा जाएगा बाय द परचेज़र। एंड टू अ लीन फॉर सच डिपॉजिट इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन द इंटरेस्ट। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है कि एक तरह का चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो जाता है, जब तक के उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो सूट चल रहा था उसके जो डिपॉजिट है, जो उसके कॉस्ट है, वो सब जब तक सेलर नहीं देगा तब तक के परचेज़र उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक चार्ज रखता है। वो चार्ज तब तक होगा जब तक कि वो अमाउंट सेलर परचेज़र को नहीं दे देता। तो आई होप लीन का मतलब समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई, जहाँ पे सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है। तो जो अब तक हमने पढ़ा है वो सारा का सारा मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर सेल या हायर की बात हो रही है तो उस पर भी अप्लाई होगा। तो ये हो गया सेक्शन 13, जहाँ पर परचेज़र और लेसी के जो राइट्स हैं उनकी बात की गई है। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। सबसे पहला, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। जब एक पार्टी है उसने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है तो वो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरा, द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। अब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू जो दूसरा पार्टी है उसे कोई कंटिन्यूस ड्यूटी करनी है और उस ड्यूटी को कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, ऐसे केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज। अब समझ लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहा कि आप मुझे मेरी पेंटिंग बना के दो, और वो पेंटिंग जो है वो बाद में जो पेंटर है वो कहता है मैं नहीं बना सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है। और तो ऐसे केस में जो पर्सन है जो पेंटिंग बनवाना चाहता है वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि कोर्ट पेंटर को कंपेल करे कि वो मुझे मेरी पेंटिंग बना के दे। तो ऐसे केस में भी कोर्ट जो है वो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्ट को, दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। यानी कोर्ट नहीं कह सकती ना पेंटर को कि आप इसकी पेंटिंग बना कर ही दो। कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। अब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था दो पार्टीज़ के बीच में कि स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ मैंगोज है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी। अब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंगोज़ की बात हो रही है, सब्जेक्ट मैटर है, वो मैंगोज़ ही पेरिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कैसे होगा? कोर्ट ये तो नहीं कह सकती ना वही वाले मैंगोज़ आप ये पर्सन को दो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया, जो सब्जेक्ट मैटर था वो ही ख़त्म हो गया। तो आई होप सेक्शन 14 भी क्लियर होगा। सेक्शन 14 में उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाती है जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकते हैं। 14A बताता है पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। तो ये भी छोटा सा सेक्शन है, अगर आप एक बार उसकी बेयर रीडिंग करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। सेक्शन 15 जो है ये हम अगले वीडियो में समझेंगे, जहाँ पे ये बताया जाता है कि कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकता है। तो आई होप सेक्शन 14 और 13 क्लियर होगा। इसके रिलेटेड अगर कोई डाउट अराइज होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हिट द बेल आइकन, जिसके थ्रू आपको जब मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी।